के राजन राठौर और रामलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बलियों के दुकानों, मकानों और चूड़ी की दुकानों से 100-150 व्यक्ति हाथों में लाठी डंडा लेकर समूह के रूप में पूर्व में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जानलेवा हमला कर दिया। मतलब पूर्व में षड्यंत्र, और पूरी आप एफआईआर पढ़ोगे तो सारी बात लगेगी। अब सरकार का खुद का इंस्पेक्टर जो उस रैली की अगुवाई और सुरक्षा में था, जिनकी अनुमति से रैली निकल रही थी, वो खुद कह रहे हैं सुनियोजित षड्यंत्र है। मेरे समझ में नहीं आया कि सरकार ने पहली बार, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, सत्तारूढ़ दल अपने पुलिस महकमे पर उनको विश्वास नहीं, प्रशासनिक अपने पूरे अमले पर विश्वास नहीं, और आदर्श नगर के विधायक रफीक मोहम्मद जी और जितेंद्र सिंह जी, इन पर अटूट विश्वास है, उनको भेज रहा है जांच के लिए। हम प्रतिपक्ष में हैं, हमारे पास सिर्फ हमारे खुद के जांच दल के अलावा कोई बात नहीं। तो इस सारी घटना इस बात को सिद्ध कर रही है कि राजस्थान में अब पीएफआई जैसे संगठन और इसी से जुड़े हुए लोग, और मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई और अब इस प्रकार के तनाव होते रहेंगे। मैं समझता हूं इस बात की ओर संकेत कर दिया कि आने वाले समय में अमन चैन यहाँ का डिस्टर्ब होगा। ये पूरी रिपोर्ट हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस रिपोर्ट के आधार पर हमसे जो वादा उन्होंने किया था जांच अधिकारियों ने, कि हम अलग अलग रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे जिनका नुकसान हुआ है, हम निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे। परंतु यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के नेताओं के दबाव में अन्याय की प्रकाष्ठा हो रही है। घायल लोग आप देखिए, जितनी बड़ी चोट अमित शर्मा के लगी है, और एक अन्य घायल जो अभी भी, जिसका हम गए उस दिन ऑपरेशन चल रहा था, वो उनका नाम रामलाल जी बताएंगे, उनके भाई वहां बैठे थे, ऑपरेशन चल रहा था। अचानक पुलिस आती है और भाई को गिरफ्तार करके ले जाती है, और ये कहते हैं आप उस रैली के अंदर हिस्सा थे। रैली में जो लोग थे 400-500, हमारे वहां के नेता और पूर्व के वहां के सभापति राजाराम गुर्जर के पीछे पुलिस इस तरह दबिश दे रही है जिस प्रकार वो बहुत बड़े डकैत हो, जबकि वो रैली में जरूर थे, खुद स्वीकार करते हैं, परंतु उनका कोई एक्ट नहीं। हमने उनको कहा, हमने वो सारी के सारी फोटोज और सारे के सारे 4 वीडियो उनको दिए हैं जिनमें साफ दंगई दिखते हैं। हमने उनको कहा अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान को आग लगाते दिखता है तो उसके अंदर दंगाई की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, उसके खिलाफ आप बेखूबी से कार्रवाई करें। परंतु सिर्फ रैली के अंदर कोई आ गया, उस आधार पर दहशतगर्दी का वातावरण वहां बना हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए हमारा नेतृत्व जिस प्रकार कहेगा उसके अनुसार हम इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, महंगाई विरोध की रैली के नाम पर आप सबने देखा जिस प्रकार की हालत सरकार की है, अनियंत्रित शासन है ये, और इनके अनियंत्रित भाषण है इनके, और हताशा मोड में मुख्यमंत्री जी है। इसीलिए रोज प्रधानमंत्री जी और केंद्र नेतृत्व की बात करते हैं, अपनी तरफ उंगली उठाकर देखते नहीं। मोटे तौर पर मुझे कुछ यही बातें आपको करनी थी। अब ये जांच रिपोर्ट आपको हम अभी दे देते हैं, एफआईआर की कॉपी दे देते हैं। उस आधार पर हमने जो निष्कर्ष निकाला उसको मोटे तौर पर मैंने कहा, कुछ बातें जो मुझसे छूट गई है उसके बारे में हमारे प्रवक्ता और इसके सदस्य रामलाल जी से मैं कहूंगा कि वो आपको बताएंगे। अभी जारी करते हैं, एक मिनट में। वैसे तो सारी बातें राजेंद्र सिंह जी ने रख दी, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका जिक्र मैं आप सबके सामने करना चाहूंगा। पुलिस के द्वारा दर्ज एफआईआर के अंदर ये मानना कि घटना जो घटी है वो सुनियोजित षड्यंत्रपूर्वक तरीके से पहले से वेल प्लान ये घटना घटी है। नंबर एक उस रैली के अंदर जिस गाड़ी के अंदर बैठ के जो व्यक्ति चल रहा था, उस गाड़ी के अंदर उस व्यक्ति के मुलाकात हमारे जांच दल ने की। उन्होंने ये कहा कि एक साथ दर्जन भर लोग आके गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं, मेरे गेट खोलने की कोशिश करते हैं। गेट को मैंने लॉक कर लिया तो गेट को तोड़ने की कोशिश की, गाड़ी के ऊपर सरियों से और लकड़ी से हमला किया, तो मैं दूसरी तरफ का गेट खोल के बाहर निकला। उनमें से मैं 3 लोगों को पहचानता हूं। पुलिस को मैंने तीनों की लिखित के अंदर शिकायत दी है, लेकिन जांच दल के सामने भी
और पुलिस के एसपी के सामने भी उस व्यक्ति ने कहा कि आज मेरे भाई के पास फोन आया है कि तेरे भाई को समझा लेना, या तो हमारा नाम विड्रॉ कर ले, अन्यथा तेरे को करौली में नहीं रहने देंगे। इस तरीके के दहशत का वातावरण भी वहां बना हुआ है। जहां घटना घटी उस घटना से कम 1.5 किलोमीटर दूर जो लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे उनको 1.5 किलोमीटर दूर रोककर भी मारपीट की गई। जिस स्थान के ऊपर पत्थरबाजी शुरू की गई वहां पहले से ही जहां घटना हुई वहां समुदाय विशेष के सिर्फ 8 से 10 मकान है, इससे ज्यादा मकान नहीं है, लेकिन उन 8 से 10 मकानों के ऊपर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति होना और एक स्थान विशेष के ऊपर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति होना, गाड़ियों को आग लगाना, तोड़फोड़ करना, इस तरीके के आपत्तिजनक नारे वो स्वयं लगाना, इस बात को इंगित करता है कि घटना सुनियोजित थी। घटना के उपरांत पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए, एक वीडियो हमारे जांच दल ने पुलिस को हैंडओवर किया है। उसके अंदर जिस गाड़ी को तोड़ा जा रहा था, एक पुलिस का अधिकारी वहां मौजूद था, उसने कहा कि गाड़ी तो पूरी टूट गई, अब तो आगे बढ़ो। यह भी इस बात को इंगित करता है कि लाचार होती हुई पुलिस सिर्फ और सिर्फ घटना को होते हुए देख रही थी, घटना के ऊपर कोई एक्शन पुलिस ले नहीं रही थी। जिस हॉस्पिटल का जिक्र राठौड़ साहब ने किया, उसने कहा कि मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, मेरा इलाज करवाने के लिए अभी मेरे ऑपरेशन हाथ का हुआ है और पुलिस अभी मेरे भाई को उठाकर ले गई। सिर्फ एक ने अनेकों निर्दोष लोगों को सिर्फ पुलिस इस आधार के ऊपर गिरफ्तार कर रही है कि बैलेंस कार्रवाई हम जनता को दिखाने की कोशिश करें। हमलावर वो लोग थे, पीड़ित वो लोग थे जिन लोगों ने जान बचाकर अपने बाहर आए। एक भी व्यक्ति हमारे को उस पूरे करौली के अंदर नहीं मिला जिसको जो घायल अवस्था के अंदर हो, जिसके चोटें आई है। जो सामुदायिक विशेष का एक भी लोग ऐसा नहीं मिला कि जिसके चोटें आई है। तो इसका मतलब यह है कि घटना को सुनियोजित तरीके से रच के और इस घटना को अंजाम देने का काम किया गया। मेरा इस अवसर के ऊपर इतना ही कहना है, सरकार अपने इस नाकामी को छिपाने के लिए अपने जांच दल से जैसी चाहे वैसी रिपोर्ट ले, लेकिन वास्तविकता के अंदर यह है कि करौली आज आग के उस ढेर के ऊपर बैठा हुआ है जो आने वाले समय में कभी भी विस्फोट हो सकता है। सिम्मी जैसे संगठन से करौली के इन वासिंदों के संपर्क होना, पीएफआई जैसे संगठन से ऐसे लोगों के संबंध होना और पूर्व के अंदर दंगाइयों के मुख्य अभियुक्त, मुख्य आरोपी वो पुलिस की सीएलजी की बैठकों के अंदर उपस्थित रहना, ये इस बात को इंगित करता है कि वहां की पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, भेदभावपूर्ण तरीके से करेगी। और जो जांच दल हमारा गया है वो पूर्ण रूप से इस बात के लिए आश्वस्त है कि जो कुछ घटना घटी है उस घटना के अंदर लोग परेशान भी है, पीड़ित भी है, दुखी भी है और हालात यह है कि वो कब अपना घर छोड़ के बाहर चले जाए, इस तरीके के हालात पैदा हो चुके हैं। लेकिन सरकार इस तरीके के अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने के बजाय अपने कुर्सी के पास में बैठकर और वो ये बताना चाहती है कि घटनाएं ऐसी अनेकों घट जाए लेकिन हम कार्रवाई नहीं करेंगे। एक प्रशासनिक अधिकारी ने जब हमारी जांच दल वहां बैठा हुआ था कलेक्ट्रेट के सभागार में, उसने स्वीकार किया कि ये तो जांच का विषय जरूर है, लेकिन ये बात मैं जरूर स्वीकार करता हूं कि जो पत्थर रखे गए थे वो पत्थर 3 या 4 दिन पहले ही रखे गए थे। वो पत्थरों की स्थिति यह अवगत नहीं करा रही थी कि ये पत्थर कोई 1-2 साल पुराने पड़े हों। तो जब प्रशासन के अधिकारी इस बात को मानते हैं कि पत्थर 2 या 3 या 5 दिन पहले रखे गए हैं, तो आप मान सकते हो लोगों की उपस्थिति, पत्थरों का इकट्ठा होना और उसके बाद 1.5 किलोमीटर दूर अपनी जान बचाकर दौड़ लगाने वाले लोगों को भी हमलावर वहां पर भी मारपीट करना, तो एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। बस इतना ही मुझे निवेदन करना था। बाकी आपके कोई सवाल हो तो वो राठौड़ साहब से आप पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर इस प्रकार के संगठन जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं, पीएफआई को इस देश के अंदर 3 से ज्यादा राज्यों ने पहले प्रतिबंधित कर रखा है। अगर हमें अवसर मिला तो इस प्रकार के संगठनों का न केवल प्रतिबंधित करेंगे बल्कि उनके खिलाफ। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी